हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको वारेन हेस्टिंग के सुधार के बारे में बताऊंगी। वारेन हेस्टिंग्स के सुधार। गवर्नर बनने के बाद हेस्टिंग्स को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसमें द्वैध शासन की समस्या सबसे महत्वपूर्ण थी। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के कारण बंगाल में अशांति और अराजकता फैल गई थी। अकाल के कारण जनता में भूखमरी फैली हुई थी। कृषि न होने से राजस्व घटता जा रहा था। निर्धनता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डकैती की घटनाएं बढ़ गई थीं। लगान की ठेका प्रणाली ने कृषि को नष्ट कर दिया था। कंपनी का कोष रिक्त था और उसे ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगना पड़ा। दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारी अनुचित उपायों से धनोपार्जन करके धनवान हो रहे थे। हेस्टिंग्स ने इस समस्या का दृढ़ता से सामना किया और नव स्थापित अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा करने में वह समर्थ सिद्ध हुआ। प्रशासनिक सुधार तथा प्रशासन। उसके प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित थे। 1772 ईस्वी में कंपनी के निदेशकों ने हानिकारक द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया था। अतः वारेन हेस्टिंग का पहला कार्य द्वैध शासन को समाप्त करके बंगाल का शासन प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करना था। इसके लिए उसने बंगाल के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार के नायब दीवान शिताब राय को उनके पदों से हटा दिया। राजस्व संग्रह के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारी नियुक्त किए। इसके लिए संपूर्ण बंगाल प्रांत को 36 जिलों में विभाजित किया गया और जिलों में कलेक्टर नियुक्त किए गए। कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। नवाब का प्रशासन से कोई संबंध नहीं रह गया। उसके निजी गृह प्रबंध को हेस्टिंग ने पुनर्गठित किया। नवाब की पेंशन 32 लाख वार्षिक से घटाकर 16 लाख वार्षिक कर दी गई। मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को अल्पवयस्क नवाब मुबारक को दौला का संरक्षक नियुक्त किया गया। राजस्व संबंधी सुधार। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी ने लगान संग्रह का कार्य आमिलों के हाथों में रहने दिया था, जो नवाब के काल में राजस्व संग्रह का कार्य करते थे। उन्हें राजस्व संग्रह पर कमीशन दिया जाता था, लेकिन उनके अत्याचारों से कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई थी। 1769 ईस्वी में उनके कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अतः हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित राजस्व सुधार किए। हेस्टिंग्स ने 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्षीय राजस्व संग्रह व्यवस्था अपनाई। जिन जमींदारों ने पिछले वर्षों का लगान देना स्वीकार नहीं किया, उन क्षेत्रों को अधिक बोली लगाने वालों को 5 वर्षों के लिए ठेके पर दे दिया गया। इस व्यवस्था के असफल होने पर 1778 ईस्वी में पुनः 1 वर्ष के ठेके की प्रणाली अपनाई गई। किसानों की रक्षा के लिए जमींदारों से कहा गया कि वे किसानों को पट्टा दें। बंगाल प्रांत को 36 जिलों में बांटा गया और प्रत्येक जिले में अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया गया, जो जमींदारों की सहायता से राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था। कलेक्टर अत्याचार न कर सके, इसलिए उन्हें आदेश दिया गया कि वे कृषकों को ऋण न दें और जमींदारों से उपहार भेंट स्वीकार न करें। कलेक्टरों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक दीवान नियुक्त किया गया। राजस्व संग्रह पर नियंत्रण रखने के लिए 6 प्रांतीय रेवेन्यू काउंसिल नियुक्त की गई। इनके कार्यकाल कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दीनाजपुर, ढाका और पटना में रखे गए। इस सारी व्यवस्था के संचालन के लिए कलकत्ता में रेवेन्यू बोर्ड राजस्व मंडल की स्थापना की गई। इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल के
2 सदस्य और 3 अंग्रेज अधिकारी रखे गए। रायरायान नामक भारतीय अधिकारी इनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया। वस्तुतः राजस्व की मूल समस्या यह थी कि मालगुजारी की मांग बहुत अधिक थी और जमींदार किसानों से बहुत सख्ती से लगान वसूलते थे। इससे कृषि की अवनति हुई और बकाया लगान की रकम बढ़ती गई। व्यापार संबंधी सुधार। सरकारी आय का दूसरा स्रोत चुंगी थी। मुख्य समस्या जमींदारों की चुंगी चौकियों और कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचार था। हेस्टिंग्स ने केवल 5 स्थानों पर चौकियां रखीं और शेष सबको हटा दिया। ये 5 स्थान थे कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना, ढाका। दस्तक की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तंबाकू और सुपारी पर 30%, नमक पर 10% और शेष वस्तुओं पर 2.5% चुंगी लगाई गई। नमक तथा अफीम पर व्यापार पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में रखा गया। दस्तक समाप्त होने पर चुंगी की बाधाएं हटने से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। व्यापारियों की सहायता के लिए कलकत्ता में बैंक की स्थापना की गई। बुनकरों को सुविधाएं दी गईं। कलकत्ता में सरकारी टकसाल स्थापित की गई और निश्चित मूल्य की मुद्राएं ढाली जाने लगीं। कंपनी के लिए माल खरीदने के लिए एक व्यापारिक परिषद का गठन किया गया। न्याय संबंधी सुधार। न्याय के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार किए गए। प्रत्येक जिला अथवा मुफस्सिल में एक दीवानी अदालत स्थापित की गई। जिले का कलेक्टर इस अदालत का अध्यक्ष था। उसकी सहायता नायाब दीवान करता था। कानून संबंधी परामर्श देने के लिए काजी, मुफ्ती, मौलवी और पंडित को भी इसमें सम्मिलित किया गया। परगनों में रेवेन्यू फार्मरों, लगान संग्राहकों तथा जमींदारों को 10 रुपये तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। अभी तक जुर्माने की रकम का 1/4 भाग न्यायाधीश को मिलने की परंपरा थी, उसे बंद कर दिया गया। दीवानी अदालतों की प्रक्रिया निश्चित की गई। दीवानी की मुख्य अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया और उसका नाम सदर दीवानी अदालत रखा गया। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल था और काउंसिल के 2 सदस्य उसकी सहायता के लिए रखे गए। रायान मुख्य कानूनगो तथा माल विभाग के अधिकारी उसकी सहायता करते थे। यह अदालत जिलों की दीवानी अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी। निर्णय हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अनुसार किया जाता था। फौजदारी अदालत को भी मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। इसे अब सदर निजामत अदालत कहा गया। इसका अध्यक्ष दरोगा था। उसको परामर्श देने के लिए काजी, मुख्य मुफ्ती और 3 मौलवियों को अदालत में शामिल किया गया। यह अदालत केवल उन्हीं मुकदमों की सुनवाई करती थी जिसमें मृत्युदंड दिया जाता था। शेष फौजदारी मुकदमों की सुनवाई जिला या मुफस्सिल निजामत अदालतें करती थीं। हेस्टिंग्स ने जजों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद फौजदारी न्याय व्यवस्था में पुनः परिवर्तन किए गए। न्यायालयों के लिए रिकॉर्ड रखना आवश्यक किया गया। निजामत के अंतर्गत शांति और व्यवस्था स्थापित करना भी मुख्य कार्य था। अभी तक जिलों में फौजदार तथा उनके नीचे थानेदार रखे जाते थे। 1770 ईस्वी में फौजदारों को हटाकर सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए। 1775 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने पुनः फौजदार प्रणाली लागू की। 1781 ईस्वी में उसने फौजदारों को हटाकर पुलिस अधिकार जिलों के सिविल जजों को दे दिए। वे थानेदारों की सहायता ले सकते थे। डाकुओं को मृत्यु दंड देने की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बाद भी अशांति बनी रही। सुधारों का मूल्यांकन। हेस्टिंग्स ने बंगाल प्रांत में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके विभिन्न सुधारों द्वारा सुव्यवस्था स्थापित करने का महती प्रयास किया था। उसने कंपनी के प्रशासन की आधारशिला स्थापित की। क्लाइव ने अंग्रेजी राज्य की नींव डाली थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके प्रशासन का संगठन किया, लेकिन इस कार्य में उसे सीमित सफलता प्राप्त हुई और प्रशासकीय सुधार अधूरा रहा। वह बंदोबस्त करने में असफल रहा और कृषि की अवनति बढ़ती गई। कृषकों तथा जमींदारों की दरिद्रता में वृद्धि हुई और साहूकार मालामाल हो रहे थे। उसने
मध्यम और निचली अदालतों की स्थापना नहीं की थी। इससे सामान्य लोगों के लिए न्याय मिलना मुश्किल हो गया। उसके सुधारों की अपूर्णता के कारण फौजदारी अदालतों तथा पुलिस में भ्रष्टाचार बना रहा। उसने कंपनी कर्मचारियों का निजी व्यापार रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इससे कंपनी की सिविल सर्विस में भ्रष्टाचार बना रहा। कहा गया है कि उसने उतना ही सुधार किया जितना निदेशकों ने उससे कहा। फिर भी सुधारों के क्रियान्वयन में उसने दूरदर्शिता प्रदर्शित की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार उसके सुधार वस्तुतः एक क्रांति के समान थे, जिनसे वह आधारशिला रखी गई जिस पर बाद में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई।